माय लवलीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि 6 डेमन्स में हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आया हुआ था विंग के पास, उसकी एनर्जी को सोक करने के लिए और उसके पैरों से होते हुए उसके बेली एरियाज तक आकर के उसके ऊपर हाथ फिरा रहा होता है। जब उसे एहसास होता है कि बाहर कोई परछाई है जो इस तरफ आ रही है, तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और विंग को पीसफुली कंबल लिटा से उड़ा देता है ताकि उसे को पता ना चले। वहीं विंग की पूरी बॉडी स्टिफन लग रही होती है। उसे अपनी बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो पैरालाइज्ड हो गई हो या फिर किसी ने पोजेस्ट कर लिया हो। वो अपने हाथ पैर यहाँ तक कि मुंह आँख कोई भी चीज़ को खोल नहीं पा रहा था। उसे अपना बॉडी तो फील हो रहा था लेकिन वो बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा था। उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल और अजीब सा प्रोसेस था ये। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आई थिंक उसे करना चाहिए क्या। उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ साओ सिंचन जो कि रात को दौरे पे निकला हुआ था, वो हर रूम को चेक करता हुआ हर जगह से क्रॉस करता हुआ विंग के रूम के पास आके रुक जाता है। फिर सोचता है कि अंदर जाए या ना जाए। फिर कुछ सोच कर वो कहता है एक बार चेक कर ही लेता हूँ। वो जैसे ही डोर ओपन करके अंदर आता है उसे अजीब सा एहसास तो होता है कि जैसे यहाँ कोई है, कोई अस्तित्व या कोई साया तो है, बट उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो ओनली फॉर पर्दा हटाकर विंग को देखता है जो कि विंग नींद में था और वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन क्योंकि वो मुरा हुआ था तो साओ सिंचन को पता नहीं चल रहा था। इसी वजह से फेस हल्का सा टर्न किया हुआ था। जिस तरफ से वो देख रहा था उस तरफ से विंग का फेस उसे नहीं दिख रहा था। साओ सिंचन देखता है कि विंग आराम से सो रहा है तो वहां से पलटकर रूम बंद करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी एक डेविल स्माइल दिए हुए से देख रहा होता है और उसके सामने वो अपेयर हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है मुझे बच के कहाँ जा सकते हो। हाँ, फिर वो वापस से स्पिरिचुअल फॉर्म में चला जाता है जिस फॉर्म में वो था। उसके बाद फिर से उसके कपड़े को हटा करके उसके अंदर धीरे से अपने हाथी को इन करता है एंड देन उसके पैरों को अपनी शोल्डर पे रख लेता है। विंग को सीधे एक ही झटके में खींचता है जिससे उसके मुंह से चीख निकलने वाली होती है। तो वांग जी उसके मुंह में अपनी 2 उंगली डाल देता है ताकि वो मुंह से आवाज ना निकाल सके। उसके बाद देखते देखते वांग जी उसके साथ हार्डली फक करना स्टार्ट करता है। वो अपने मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा फास्ट और अग्रेसिव वे में लेके जा रहा होता है जिससे विंग की पूरी बॉडी और वो वेट पूरा का पूरा चरमरा रहा था। और विंग ना ही मॉर्निंग साउंड्स निकाल पा रहा था ना ही कोई साउंड्स निकाल रहा था। ओनली फॉर वांग जी उसे हार्डर पुशर और डीपर लगातार कंटिन्यूअसली थर्स्टिंग पे थर्स्टिंग दिए जा रहा होता है। यहाँ तक कि उसकी पूरे बॉडी के ऊपर फेस को छोड़कर वो बाइट मार्क भी बना चुका होता है। उसके पैरों को अपने हाथ में से पकड़ते हुए उसके पैरों के ऊपर भी वो बाइट मार्क बना रहा होता है क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव वे में विंग को थ्रस्टिंग किए जा रहा था जिससे विंग जितने टाइम तक वांग जी उसे थ्रस्टिंग दे रहा था उतने टाइम में विंग कितनी बार डिस्चार्ज हो चुका था उसे आइडिया ही नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। वही वांग जी लगातार 2 घंटे तक उसे थ्रस्टिंग करने के बाद फाइनली वो ऑर्गेज्म तक पहुंचा था और इतने दिन टाइम पीरियड के दौरान विंग 4-5 बार डिस्चार्ज हो चुका था। विंग बहुत गहरी सांसें ले रहा होता है लेकिन वांग जी कोई मौका नहीं देता और उसके मुंह में अपना मुंह डाल देता है। अपनी स्पिरिचुअल कुछ पावर्स को विंग के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा था और विंग की बॉडी से कुछ एनर्जी को वो सक कर रहा था। आई मीन कि वो अपने इन और यांग पावर्स को एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहा था। मर्ज करने के बाद वांग जी उसके ऊपर से हट जाता है और उसकी पूरी बॉडी को स्किन करता है। विंग वहीं को जो कि पूरा पैरालाइज करा हुआ था, ना उसके हाथ पैर काम कर रहे थे ना ही कुछ भी। वो अपने हाथों को हिला तक नहीं पा रहा था, उसकी आँख ओपन भी नहीं हो रही थी। वो हल्का-हल्का ट्राई करता भी है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। वहीं वांग जी को एक अलग-सा सैटिस्फैक्शन मिल गया हुआ था। उसे अजीब-सा सुकून मिल रहा था और उसे देखते हुए कहता है, "क्या लगा था तुम्हें हाँ? मुझसे बच के वापस आ जाओगे? आखिर तुम वहाँ से निकले कैसे? ये मुझे भी जानना है और हमेशा मेरी नज़र तुम पर रहेगी क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हो।" और इतना बोलकर वांग जी वहां से अपना अफगान ऐसे लहराते हुए गायब हो जाता है। अगले दिन सुबह सूरज निकल चुका था और विंग अभी तक उठा नहीं था। साओ सिंचंग को चिंता हो रही थी इसलिए वो उसके डोर को नॉक करता है क्योंकि रात को जब वो सो रहा था तो उसे देख के आया हुआ था। उसे डोर को नॉक करता है। जब बहुत देर तक डोर नॉक
होने के बावजूद भी जब वो नहीं खोलता है तो उसे डोर ओपन करने का विचार आता है, लेकिन फिर वो सोचकर रुक जाता है। और जैसे ही डोर ओपन करने वाला होता है, रिंग हड़बड़ाते ही आवाज़ देता है, हाँ, हाँ, आ रहा हूँ। उसके बाद जब वो खुद को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा दंग, वो उठकर आईने के पास जाता है तो देखता है उसके पूरे बॉडी के ऊपर बाइट मार्क बना हुआ था और वो बहुत गंदी तरीके से विजिबल हो रहा था। रिंग हड़बड़ाते हुए जल्दी-जल्दी वो सभी चीज़ें पहन लेता है और पहनने के साथ वो बाहर आ जाता है। थोड़ा-सा हड़बड़ाया हुआ लग रहा था, उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ा हुआ था। साओ सिंचेन कहता, "क्या-क्या तुम ठीक हो?" विंग कहता, "हाँ, हाँ, 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 मैं ठीक हूँ। क्या क्या बात है? मैं अभी नींद से उठा, मुझे मुझे नींद आ गई थी।" तो साओ सिंचेन कहते हैं, "कोई बात नहीं, तुम तैयार होकर के और हमारे एंसेस्टर हॉल में मिलो, ठीक है ना? ग्रैंड मास्टर कुछ बातें कहना चाहती हैं।" विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो अंदर आ जाता है, साओ सिंचेन भी वहाँ से चला जाता है। विंग अंदर आकर जैसे ही अपने कपड़ों को उतारकर बाथ लेने के लिए बाथटब में जाने वाला होता है, वैसे ही वहाँ पे भांगजी अचानक से अपीयर होता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। भांगजी के ऐसे जस्ट हग करने के बाद विंग बहुत ज़्यादा लड़खड़ा गया था और वो कहता, ये क्या है?" तो भांगजी अपने असली फॉर्म में आता है और विंग को अपनी ओर पलटा लेता है। विंग उसे धक्का देने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वांगजी उसे अपने आप से अलग ही नहीं कर रहा था। इवन वांगजी विंग के बट पे उसके बट चिक्स को स्क्यूज कर देता है और उसे और अपने करीब कर लेता है, जिससे अभी विंग और वांगजी दोनों के हार्दिक आपस में टच भी हो रहे थे। विंग को फिर वो गोद में उठा लेता है और उसको बाथटब पर टिका के बिठाते हुए कहता है, "क्या रात का एंटरटेनिंग, क्या तुम्हें ज़्यादा मज़ा नहीं आया या फिर मैं अभी करूँ?" वैसे फिर वो उसको देखते हुए, उसकी पूरी नेकेड बॉडी को देखते हुए कहता है, "वैसे अभी देखने में तुम कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस लग रहे हो, तो क्यों ना मैं इसे यूज़ करूँ, बताओ मुझे?" और इतना बोलकर धीरे-धीरे बैट किस करना उसके शोल्डर पे स्टार्ट कर देता है, जिससे विंग हाँ, आह! तो इस तरह के साउंड्स निकाल रहा होता है, क्योंकि वो एक क्षण में ही अराउज़ हो चुका था। तो वांगजी कहता है, "वाओ! तुम तो बहुत जल्दी पिघल जाते हो ना विंग, फिर मेरा क्या होगा हाँ? मैं कैसे सँभालूँगा खुद को?" और इतना बोलकर उसे पानी में धक्का दे देता है। फिर उसके दोनों जबड़ों को पकड़ते हुए कहता है, "तुम्हें क्या लगा था हाँ? तुम मुझे छोड़कर चले आओगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? हाँ, वैसे तुम यहाँ रहना चाहते हो ना, तो रह सकते हो, पर भूलो मत, मैं कभी भी कहीं से भी आ सकता हूँ और अगर किसी को बताया ना मेरे बारे में, तो मैं तुम्हारे पूरे क्लान को नष्ट कर दूँगा, बर्बाद कर दूँगा, मार डालूँगा। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं डेमन किंग हूँ। क्या तुम्हें डेमन देखना है? डेमो दिखाऊँ? यहाँ पे मैं अपने सारे लोगों को भेज दूँगा और ये देखते ही देखते राख में बदल जाएगा, समझे तुम?" विंग जो कि बहुत ज़्यादा डर गया हुआ था, वो कहता, मैं नहीं बताऊँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए मुझे।" पांगजी कहता, "गुड, वेरी गुड।" और उसके गाल को थपथपाते हुए वहाँ से वो गायब हो जाता है। विंग जल्दी-जल्दी नहा धोआ कर रेडी होता है और उसके लिए व्हाइट ड्रेस रखा हुआ था। अब वो लेता है और वो जो पट्टी था वो माथे पे लगाने वाला था, उसे वो बाल में बाँध लेता है और ये लाइन क्लाइन जैसा कोई पट्टी नहीं था। सिर्फ़ एक सिंपल कपड़ा था जिसे वो माथे पे लगाते थे, रिबन में या फिर माथे पे कहीं पे भी लगा लेते थे। तो वो जल्दी-जल्दी से उसका रिबन बना करके वो बाहर आता है जहाँ पे इंसेस्टर हॉल में आने के लिए बोला गया था। ग्रैंड मास्टर वेट कर रही थी तो आते ही विंग से कहती है, "तुम 5 मिनट लेट हो।" विंग अपना सर झुका के खड़ा हो जाता है और कहता है, "मुझे माफ़ कर दीजिए।" अब वो बताए भी तो क्या बताए कि यहाँ पे कौन आया था? इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है। तो ग्रैंड मास्टर कहती है, "ठीक है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी।" फिर वो साओ सिंचेन को कहती है, "इसे 10 छड़ी लगाओ।" विंग कहता, "क्या?" ग्रैंड मास्टर कहती है, "इसे 20 लगाओ।" फिर विंग अपना मुँह ही बंद कर लेता है। साओ सिंचेन उसके हाथ को कहता है आगे करने के लिए। विंग बेचारा हमारा दोनों हाथ में 10-10 डंडे खाने के बाद उसके हाथ लाल हो गए थे और बेचारा बहुत बुरी हालत में था। उसके बाद उन दोनों को बोलते हैं बैठने के लिए। फिर खुद बॉस से बैठ जाती हैं और रिंग को इन्वोक करने के लिए कहती है अपनी अंदर के पावर्स को। रिंग को समझ नहीं आ रहा था कि अपने अंदर के पावर को वो कैसे इन्वोक करे, उसे खुद नहीं पता। उसके पास विंग्स हैं, उसे ये तक भी नहीं पता था। लेकिन जब उसे याद आता है तो वो पूछना चाहता था, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है। उसके बाद वो दोनों मेडिटेशन में बैठे हुए थे। देखते ही देखते गाइडेड मेडिटेशन था, क्योंकि जिस तरह से गाइड कर रही थी बॉसेसरन उस तरह से दोनों कर रहे थे। साओ सिंचिंग तो लंबे अरसे से करते आ रहा था, इसलिए वो डीप डेल्टा स्लीप में चला जाता है। वहीं विंग देखते देखते वो भी 1 घंटे के बाद डीप डेल्टा स्लीप में आ चुका था। वहाँ पे अपने आप का वर्जन देखता है, उसका वर्जन पूरा ब्लैक था,
ब्लैक के साथ में उसके पंख ब्लैक थे, उसके ऊपर गोल्डन और सिल्वर का वर्क किया हुआ था। उसके बाल थोड़े से बड़े, थोड़े मतलब गर्दन से थोड़े नीचे थे और वो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। उसका पूरा कपड़ा काला था और उसके फोरहेड पे एक सिंबल बना हुआ था जो कि ना कि सूर्य क्लैन का था, मतलब सूर्य का वो सिंबल नहीं था, वो अलग ही सिंबल था जैसे एस एस बना हो ट्रिपल लेयर में। विंग जब अपने उस स्वरूप को देखता है तो उससे पूछता है उस मेडिटेशन पोस्चर में ही, कौन हो तुम? वो कहता है, मैं कहूँ कि मैं कौन हूँ या फिर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम किससे पूछ रहे हो। हाँ, विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर बताओ मुझे कौन हो तुम? वो कहता है, मैं तुम हो और तुम मैं ही हूँ, हम दोनों एक ही हैं, वी वो सियान। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वो कहता है, ऐसा ही है। क्या तुम अपने जांगफू को नहीं पहचान पाए हो अभी तक? वो कहता है, मेरा जांगफू नहीं है, कोई नहीं है। तो कहता है, अभी अभी वो तुमसे मिल के गया है, तुम अपने जांगफू को कैसे भूल सकते हो? वो जो कुछ भी है आज वो तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। उसकी इस समय कोई गलती नहीं थी, इस सब के जिम्मेदार तुम थे, मैं था, हम दोनों इसके जिम्मेदार हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होगी, किसी और की नहीं होगी। वो जो कुछ भी है, वो जैसा भी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। वो जिंदा है, खुद को जिंदा रखे हुए हैं हमारे लिए, तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे अपने अंदर इन्वोक नहीं करने वाले हो? हाँ, विवूसियान। रिंग जो कि पसीने से तरबतर हो चुका था बाहर, वो जल्दी से अपनी आईज ओपन करता है तो देखता है कि बॉक्सेस रेन और साओ सिंचेंग अभी भी मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हुए हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। डीप डेल्टा स्लीप में जाने के बाद उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस वर्ल्ड में या किस डायलम में चल गया, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जगमगाती सतरंगी कलर की थी और वहाँ पे वो उस शख्स को देखता है जो कि एक एंजल कम डेविल ही लग रहा था। वो विंग वापस से अपनी आइज को बंद करता है और खुद को काम करने का ट्राई करता है। 15-20 मिनट बीत जाने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा था। उसके लिप्स कपकपा रहे थे, उसकी बॉडी कांप रही थी और वो खुद कांप रहा होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे भी तो क्या करे, कैसे करे, किस तरह से करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे तो ये भी पता नहीं चल रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है वो भला, वो क्या करे। फिर वो अपने आप को धीरे धीरे नॉर्मल करता है और मेडिटेशन में उतर जाता है। उसके बाद उसे अच्छा लग रहा था और वो रिलैक्स फील कर रहा था। जब 2 घंटे का मेडिटेशन कंप्लीट होता है तो बाउंसर सरन कहती है सबको अपनी आंखें खोलने के लिए। धीरे धीरे वो अपने पावर्स को बैलेंस करते हैं और उसके बाद साओ सिंचंग को बोलते हैं विंग को ले जा करके तलवारबाजी करना सिखाने के लिए और औषधियों के काम वगैरह सिखाने, और एक ओमेगा का और क्या क्या काम होता है वो सभी चीज़ें थी सिखाने के लिए। साओ सिंचेंग और विंग दोनों वाउसेस्टर्न को ग्रीट करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। विंग के मन में जो सवाल था वो उसे पूछना चाहता था, इसलिए वो पलट के कहता है, ग्रैंड मास्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो वाउसेस्टर्न कहती है, हाँ पूछूं। तो कहता है कि क्या विंग्स वाला कोई इंसान हो सकता है क्या? ये सुनते ही बाउसेस्टर्न अपनी हाथों की मुट्ठियों को टाइट कर लेती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रही होती है, इसलिए कहता है उस डेविल का नाम नहीं लेगा कोई। और इतना बोल कर वो कहती है अभी यहाँ से जाओ तुम। विंग को समझ नहीं आया कि वो गुस्सा क्यों हो रही थी और इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला आता है। बाहर आने के बाद वो साओ सिंचेंग से पूछता है कि आखिर ग्रैंड मास्टर ने उस पर चिल्लाया क्यों? तो साओ सिंचेंग कहता है पहले हम भोजन करें। फिर वो दोनों भोजन करने के लिए साओ सिंचेंग के कक्ष में आते हैं। वहाँ पे भोजन लाया जाता है तो वहाँ पे उसे वो बांगजी नजर आता है जो कि वेटर के रूप में था, रसोइये के रूप में था, जो भोजन लेके आ रहा था। ये देखकर विंग की आंखें फट के बाहर ही आने वाली होती है। तो साओ सिंचेंग कहता क्या हुआ है तुम्हें? तो कहता कुछ भी नहीं, हम भोजन करते हैं। फिर वो खाना रखकर विंग को आंख मारते वहां से वो चला जाता है। विंग डरते कांपते उस खाने को कंप्लीट करता है। उसके बाद साओ सिंचेंग उससे कहता है तुम्हारी माँ जिसके साथ भागी थी इस क्लैन को छोड़कर, वो एक डेमन था, डेमन वर्ल्ड से बिलोंग करता था। कहा जाता है कि वो डेमन हर किसी को अपना शिकार करता था और उसके साथ संबंध बना करके उसकी पावर ले करके उसे छोड़ देता था। पर तुम्हारी माँ उससे प्यार करती थी, जिस वजह से वो डेमन तुम्हारी माँ के साथ वो यूज कर सका। लेकिन एक बार में उसका मन ना भरा
कई बार उसने तुम्हारी माँ के साथ संबंध बनाया, जिस वजह से तुमसे वो प्रेग्नेंट हो गई। जब ये बात तुम्हारी माँ ने उसे बताई, जैसा कि हमें ग्रैंड मास्टर ने बताया है, उसके बाद वो डेमन वहाँ से गायब हो गया और उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करता है। उसे बस एक पावर चाहिए होती है, जिस वजह से वो इंसानों के पास आता है। उसे इंसान नहीं पसंद है। तो तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी और वो तुम्हें लेकर दर-बदर भटकती रही थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो वो तुम्हें लेकर इस क्लैन नहीं आना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे अंदर शायद से डेमन का अंश हो और शायद डेमन्स का पावर भी हो। इसी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें सड़क पे छोड़ दिया और वो इस क्लैन में आ गई। हालाँकि बाउसेस फ्रेंड बहुत ही अच्छी और काइंड हार्टेड पर्सन है। उन्होंने ये उम्मीद नहीं किया था कि उनकी बेटी कुछ ऐसा गुनाह करेगी। इसी वजह से उन्हें सज़ा मिली थी और बाकी लोगों को भेजा गया था तुम्हें लाने के लिए। तब पता चला कि तुम लेटेस्ट पेयर में चले गए हो, तुम्हें उठा के ले गया है, क्योंकि वहाँ पे लेटर रखा हुआ था जिसमें उन्होंने हेल्प मांगी थी वहाँ के किंग जांग फिमयांग से। तब जाकर के उन्हें अपने किए फैसले में पछतावा हो रहा था और दुख भी। उसके बाद वो तुम्हारी माँ को वी चांगसे को दिन रात सेवा करती रहती हैं। तुमने तो देखा ही होगा। विंग थोड़ा सैंटी और थोड़ा हैप्पी दोनों लग रहा था। उसके अंदर मिक्स इमोशन चल रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, उसे खुश होना चाहिए या दुखी। फिर वो कहता है कि मेरे डेमन फादर कौन है? तो वो कहते हैं हम में से किसी ने नहीं देखा है और किसी को नहीं पता कि वो कौन है। क्या सुनने में आया है कि वो डेमन वर्ल्ड से बिलोंग करता था। उसे कोई मतलब नहीं रहता था कि वो लड़कियों के साथ है या फिर लड़कों के साथ, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी को अपना शिकार बनाता था और वहां से चला जाता था। विंग ये सारी बातें बड़ी गौर से सुन भी रहा था और खा भी रहा होता। उन दोनों का जब खाना हो जाता है तो साओ सिंचन उससे कार्यशाला लेके जाते हैं, जहाँ पे उसे ओमेगा क्या क्या कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को वो करना सिखाना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।